नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानशाला एकेडमी में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में गुप्त वंश के तहत चंद्रगुप्त द्वितीय तक पढ़ लिया था। एक बार हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं। गुप्त वंश के जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं श्रीगुप्त, और इसकी संस्थापना जो की जाती है वो की जाती है 375 ईस्वी में। श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच राजा बनता है। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बनते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था और राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त राजा बनता है। समुद्रगुप्त को ही भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। V.A. स्मिथ एक इतिहासकार हुए हैं, ये पहली बार समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसे कविराज भी कहा जाता था क्योंकि वह विद्वान था, कवि था। ये बीड़ा का बड़ा शौकीन था। बहुत से सिक्कों पर इसके शासन काल से संबंधित जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनमें से बहुतों पर यह बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इसका नाम चंद्र प्रकाश भी मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद कुछ समय के लिए रामगुप्त राजा बनता है, हालांकि इस पे विवाद है। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनता है। महरौली का जो लौह स्तंभ है उस पर इसका नाम चंद्र उल्लेखित है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो कार्यकाल है वह है 319 से लेकर 325 ईस्वी तक, और इसी ने गुप्त संवत भी शुरू किया था 320 में। समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल है वो है 325 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक, और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल है वो 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक है। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त मगध का राजा बनता है, और जो उस दौर के अभिलेख प्राप्त हुए हैं और सिक्के प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर कुमारगुप्त का जो कार्यकाल है वह 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक है। दक्षिण में सतारा और बरार में उसके द्वारा चलाए गए सिक्के मिले हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि उसका राज्य सतारा और बरार तक विस्तृत था। साथ ही उसके द्वारा चलाए गए एक प्रकार के सिक्के गुजरात के अधिपति त्रैकूटक राजवंश के सिक्कों से काफी समानता रखते हैं। विद्वानों ने इसका कारण यह बताया है कि उसने त्रैकूटक राजवंश पर विजय प्राप्त की थी और इसी के उपलक्ष्य में उसने अपने सिक्के वहां चलाए थे, जो त्रैकूटक राजवंश के जो सिक्के थे उसी के समान हुआ करते थे। कुमारगुप्त ने अश्वमेध सिक्के भी चलाए थे। आप सभी जानते होंगे कि पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, तो अश्वमेध उत्तीर्ण किया गया सिक्का जो होता था उसे अश्वमेध सिक्के कहा जाता था। कुमारगुप्त ने अश्वमेध सिक्के का प्रचलन भी किया था और उसने अश्वमेध सिक्के को दक्षिण विजय के बाद संभवतः जारी किया था। इसके अलावा गेंडा हनन स्वर्ण सिक्का भी प्राप्त होता है। इतिहासकारों का मानना है कि गेंडा हनन स्वर्ण सिक्का जो था असम विजय के बाद जारी किया होगा। उसने व्याघ्र बल पराक्रम की उपाधि धारण की थी। साथ ही जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उस पर इसका नाम श्री महेंद्र सिंह अश्वमेध महेंद्र भी मिलता है। कुमारगुप्त ने ही नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से बीपीएससी के लिए कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग ध्यान रखिए, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त कर्मादित्य का शासन आता है। स्कंदगुप्त आप लोगों ने पढ़ा होगा, जयशंकर प्रसाद की एक कृति है स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त की जो उपाधि थी वो क्रमादित्य थी। ध्यान दीजिएगा, क्रमादित्य, विक्रमादित्य नहीं। का शासन 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक था। यानी कुमारगुप्त का जो शासन था वह 415 से लेकर 455 तक था। उसके बाद स्कंदगुप्त का शासन होता है, और स्कंदगुप्त का जो शासन काल था वह 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक था। स्कंदगुप्त ने ही भारत से हुरों को भगाया था। जूनागढ़ अभिलेख में उसके शासन की तिथि गुप्त संवत 136 अंकित है। अब इसी से उसके शासन का समय निकाला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, गुप्त संवत 320 में चलाया गया था, यानी कि ये 319 वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के बाद आया। अगर 136 में
319 जोड़ दें तो हमें अंग्रेजी कैलेंडर की तिथि मालूम हो जाएगी। तो इसको जोड़ते हैं तो 6 9 5 3 1 4 एक हासिल 5 और ये 3 1 4, इससे निकल के आता है 455 ईस्वी। ये देखिए यही है 455 ईस्वी। तो स्कंदगुप्त का जो शासनकाल था वो 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक था। स्कंदगुप्त की जो सबसे बड़ी सफलता थी हूणों पर विजय प्राप्त करना था। अगर आप जयशंकर प्रसाद की रचना स्कंदगुप्त पढ़े होंगे तो इसे भली भांति समझ पा रहे होंगे और इसके महत्व को भी समझ पा रहे होंगे। हूणों ने संभवतः 460 ईस्वी से पहले ही आक्रमण किया होगा, क्योंकि इसके बाद जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें शांति व्यवस्था बने रहने की बात है। यानी कि उस दौर में 460 के बाद जो भी अभिलेख लिखे गए उसमें यही कहा गया कि स्कंदगुप्त के शासन में चहुओर शांति व्यवस्था है। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र प्रांत के राजपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से सुदर्शन झील का इतिहास। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में बनाया जाता है और इसे पुष्यमित्र वैश्य बनवाता है। पुष्यमित्र वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल होता है इस क्षेत्र में। इस झील को सिंचाई सुविधा के लिए बनाया जाता है। पुष्यमित्र वैश्य का कहीं कहीं नाम मिलता है पुष्यगुप्त वैश्य, तो दोनों नाम एक ही है, पुष्यमित्र वैश्य या पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यमित्र वैश्य केवल सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है। इस पे जो बांध बनता है ये अशोक के शासनकाल में बनता है और इसका निर्माण करवाता है तुषास। ध्यान दीजिएगा, तुषास ये एवं का होता है, इसलिए इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है। फिर इसका मरम्मत कराता है रुद्रदामन और उसके बाद चक्रपालित 455-56 ईस्वी के आसपास। चक्रपालित के समय यह बांध टूट जाता है और चक्रपालित लगभग 2 महीने के अंदर ही इसका निर्माण करवा देता है। यदि आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद की रचना स्कंदगुप्त पढ़ा होगा तो उसमें चक्रपालित का नाम जरूर पढ़ा होगा। उसमें पर्णदत्त का भी नाम है। चक्रपालित जो होता है वो गिरनार का नगर प्रमुख होता है। दूसरा, जूनागढ़ अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अशोक ने लगवाया था, लेकिन इस पे बाद के बहुत सारे राजाओं के अभिलेख मिलते हैं। तो इतिहास की दृष्टि से जूनागढ़ अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है और जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात राज्य में। स्कंदगुप्त ने ही भित्री में भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करवाया था। भित्री जो है वो कानपुर में है। जब आप कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे तो उसमें गुप्त कालीन कला के अंतर्गत भित्री का मंदिर आप पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न पूछ देता है भित्री का मंदिर किस वंश के शासन के अधीन बनाया गया था या किस वंश के शासन के दौरान बनाया गया था, या ये पूछ देता है भित्री मंदिर कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये अवस्थित है। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश का धीरे धीरे अवसान होना शुरू होता है। उसके बाद पुरुगुप्त राजा बनते हैं, कुमारगुप्त द्वितीय राजा बनते हैं, बुद्धगुप्त राजा होते हैं, लेकिन ये अपने पूर्ववर्ती शासकों के अपेक्षा कमजोर होते हैं और इनका जो क्षेत्र होता है, साम्राज्य होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। बुद्धगुप्त की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नरसिंह बालादित्य शासक बनता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के शासन के दौरान हूण राजा मिहिरकुल ने मगध पे आक्रमण किया था और इस युद्ध में नरसिंह बालादित्य विजयी हुआ था। मिहिरकुल को बंदी बना लिया गया था, लेकिन बाद में संधि के तहत मिहिरकुल को छोड़ दिया जाता है। हूण राजा मिहिरकुल को छोड़ना मूर्खतापूर्ण कार्य कहा गया। मिहिरकुल जो था वो शैव था, इसी ने मिहिरेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। नरसिंह बालादित्य के बाद गुप्त वंश का धीरे धीरे पतन होता गया और ये बाद में केवल सामंत रह जाते हैं। जब गुप्त वंश का अवसान होता है तो बिहार में उनकी जगह लेने के लिए 2 वंश प्रमुखता से आते हैं। एक है परवर्ती गुप्त वंश। बहुत से विद्वानों ने परवर्ती गुप्त वंश को गुप्त वंश से जोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि परवर्ती गुप्त वंश का संबंध गुप्त वंश से नहीं था, ये अलग वंश से
संबंधित थे। परवर्ती जो गुप्त वंश थे, इनका जो संस्थापक था वह था कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का जो शासन था ये लगभग 480 ईस्वी से लेकर 502 ईस्वी तक था। इसके अलावा मौखरी वंश ने भी कुछ समय तक बिहार पर शासन किया था। मौखरी जो थे वो गुप्त काल में सामंत हुआ करते थे। ये कन्नौज क्षेत्र से संबंधित थे। इनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी और कन्नौज में जो मौखरी वंश का प्रथम सामंत था हरिवर्मन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। हरिवर्मन का पुत्र था आदित्य वर्मन और आदित्य वर्मन की जो शादी हुई थी ये परवर्ती गुप्त वंश या उत्तर गुप्त वंश में हुई थी। तो इस तरह देखा जाए मौखरी वंश और परवर्ती गुप्त वंश दोनों के बीच में लगभग इस समय मित्रता थी, गठजोड़ था। आदित्य वर्मन का पुत्र होता है ईश्वर वर्मन और ईश्वर वर्मन की भी शादी होती है उत्तर गुप्त वंश में। लेकिन जो ईश्वर वर्मन का पुत्र होता है ईशान वर्मन, इसके संबंध उत्तर गुप्त वंश से अच्छे नहीं होते हैं और उस समय उत्तर गुप्त वंश का जो राजा होता है वो होता है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त और ईशान के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में ईशान वर्मन पराजित होता है। लेकिन कुछ समय बाद ईशान वर्मन का पुत्र होता है सर्ववर्मन और सर्ववर्मन पुनः मगध पे चढ़ाई करता है और मगध को जीत लेता है। सर्ववर्मन जो होता है बहुत ही शक्तिशाली राजा होता है और ये जो सर्ववर्मन होता है ये लगभग 585 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद इसका पुत्र अवंती वर्मन शासक बनता है। अवंती वर्मन के समय मगध मौखरी वंशों के अधीन होता है, यानी सर्ववर्मन से ही मगध मौखरी वंश के अधीन होता है। लेकिन इसका पुत्र होता है ग्रह वर्मन। जब ग्रह वर्मन राजा बनता है तो उस समय इसका अधिकार मगध से समाप्त हो जाता है या दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रह वर्मन मगध को हार जाता है और इसका राज्य केवल कन्नौज तक सीमित हो जाता है। इस तरह देखा जाए मौखरी वंश के अंतर्गत मगध थोड़े समय के लिए रहता है। तो इस तरह देखा जाए तो दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आपको इतना करना है कि जो उत्तर गुप्त वंश हैं इसके जो संस्थापक हैं उनको याद कर लेना है और मौखरी वंश के जो संस्थापक हैं उन्हें याद कर लेना है। इसके अलावा सर्ववर्मन को आपको ध्यान रखना है क्योंकि सर्ववर्मन ही मगध पे विजय प्राप्त करता है। आइए अब इस अध्याय पे आधारित हम प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सुदर्शन बांध का पुनर्निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चक्रपालित। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि चक्रपालित ने सुदर्शन बांध का पुनर्निर्माण करवाया था और चक्रपालित किसके शासन का अधीन था? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त पे जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध रचना है स्कंदगुप्त के नाम से ही, यूपीएससी के हिंदी साहित्य के सिलेबस में भी है। सुदर्शन जो झील है इसका निर्माण पुष्य मित्र कराता है और पुष्य मित्र जो होता है ये चंद्रगुप्त मौर्य का राजपाल होता है सौराष्ट्र क्षेत्र में। और इस पर जो बांध का निर्माण करवाता है वो करवाता है तुषशास्त्र। रुद्रदामन ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी और इसके बाद चक्रपालित ने भी बांध की मरम्मत करवाई थी। वस्तुतः 455 ईस्वी या 456 ईस्वी में ये बांध टूटता है जिसे चक्रपालित केवल 2 महीने के अंदर पुनर्निर्माण करवा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चक्रपालित। चक्रपालित जो होता है वो पणदत्त का पुत्र होता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। ये बीपीएससी का बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है और इसे वो बार बार पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा कुमार गुप्त। तो पहला विकल्प है चंद्रगुप्त प्रथम, तो इसने नहीं कराया था। दूसरा विकल्प है कुमार गुप्त, ये आंसर सही होगा। तीसरा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त विशेष रूप से प्रयाग प्रशस्ति के लिए महत्वपूर्ण है और प्रयाग प्रशस्ति को हरिश्चंद्र ने उत्कीर्ण ने लिखवाया था, ने लिखा था। अशोक, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, 2 या 2 से अधिक, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा बी, कुमार गुप्त। प्रश्न संख्या 3, मिहिर कुल ने
किसके शासनकाल में मगध पर आक्रमण किया? मिहिरकुल शैव था और ये नरसिंह गुप्त बालादित्य के दौरान मगध पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में मिहिरकुल की पराजय होती है और मिहिरकुल को बंदी बना लिया जाता है, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। तो पहला विकल्प है बुद्धगुप्त, ये नहीं होगा। दूसरा है कुमारगुप्त, ये भी नहीं होगा। तीसरा है पुरुगुप्त, ये भी नहीं होगा। डी नरसिंह गुप्त बालादित्य, ये सही हो जाएगा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, 2 या 2 से अधिक, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा डी अर्थात नरसिंह गुप्त बालादित्य। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।